केकड़ी के एडवोकेट मनोज आहूजा के खिलाफ झूठा ज्ञापन देकर उनकी मानहानि करने के मामले में केकड़ी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की जज हिरल मीना ने भाजपा नेता दावराम शर्मा द्वारा जुर्म स्वीकार करने का आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 500 व 504 में दोष सिद्ध करते हुए उसे 1 साल तक शांति एवं सदाचार बनाए रखने तथा इस अवधि में अपराध नहीं करने की शर्त के साथ अभियोजन व्यय के रूप में 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश पारित किए हैं। ये था मामला। प्रकरण के परिवादी एडवोकेट मनोज आहूजा बताया कि वर्ष 2014 में उन्होंने बगराय निवासी लाली खारोल से जमीन खरीद की थी, जिसके बाद बांदनवाड़ा के भाजपा नेता दावराम शर्मा ने 12 मार्च 2014 को बगराय निवासी तेजू खारोल, रामलाल खारोल, शंकर खारोल, काना खारोल, जगन्नाथ खारोल, निजामपुरा निवासी कल्याण खारोल, बगराय निवासी रामजी व दयाल गुर्जर, शिव प्रकाश बैरवा को साथ में ले जाकर भिनाई तहसीलदार व थानाधिकारी को एक झूठा ज्ञापन देते हुए आहूजा की मानहानि करने के आशय से ज्ञापन में लिखा कि आहूजा ने धोखाधड़ी करते हुए लाली की जमीन हड़प ली है। आहूजा की इस रिपोर्ट पर भाजपा नेता दावराम शर्मा सहित 10 लोगों के खिलाफ मानहानि के अपराध में चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिस पर सभी आरोपियों को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा गया था। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए दावराम शर्मा की जमानत जब्त हो गई थी, जिस पर न्यायालय द्वारा उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। 9 जुलाई को दावराम शर्मा ने न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और उसी के साथ ही उन्होंने इस मामले में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करते हुए साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि ये उसका पहला अपराध है तथा अन्य किसी मामले में उसे परिवीक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, जिस पर न्यायाधीश ने उनके शपथ पत्र में दिए गए विवरण को सही मानते हुए और पहला अपराध मानते हुए उपरोक्त सजा से दंडित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत की जज हिरल मीना ने भाजपा नेता दावराम शर्मा के खिलाफ जो मानहानि का मामला विचाराधीन था, उस मामले में उसे दोष सिद्ध करते हुए चूँकि पहला अपराध माना और पहला अपराध मानते हुए 1 साल के लिए प्रोबेशन का लाभ दिया, साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी किया। इस मामले में तथ्य इस प्रकार है कि वर्ष 2014 में भाजपा नेता दावराम शर्मा ने लाली देवी ने जो जमीन बेची थी, उस मामले में एक फर्जी ज्ञापन तहसीलदार भिनाई को दिया था, जिस पर मेरे द्वारा इसमें एक परिवार दर्ज कराया गया था, जो परिवार पुलिस थाना भिनाई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 में दर्ज करने के पश्चात 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की थी। उस मामले में भाजपा नेता दावराम शर्मा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 जिसमें मानहानि का अपराध होता है का मामला विचाराधीन था, जिसमें उन्होंने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार जुर्म स्वीकार का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए और उन्होंने साथ में एक एफिडेविट दिया कि उसका पहला अपराध है तथा प्रीवियसली उसे कभी कोई प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया गया। इस एफिडेविट को आधार मानते हुए न्यायालय ने इसको प्रोबेशन का लाभ दिया है, जबकि ये बात शपथ पत्र जो पेश किया दावराम शर्मा ने वह झूठा है, क्योंकि प्रीवियसली उसके खिलाफ 2 मुकदमे पहले भी चले हैं। एक मामले में तो मैं खुद ही उसका वकील रहा हूँ, जो पटवारी के साथ मारपीट के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 353 का। सिमिलरली एक मामला अजमेर में अपर जिला कलेक्टर होते थे, उसमें राजपाल सिंह जी उनके साथ इसने मारपीट की थी, उसका मामला भी अजमेर में चला था, उस मामले में भी उसे प्रोबेशन मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो उन्होंने एफिडेविट दिया वो गलत दिया, झूठा दिया। तो इस मामले में जो न्यायालय को जो गलत तथ्य पेश करके जो गुमराह किया गया, उस संबंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो उसको सजा नहीं दी है, कम सजा दी है, प्रोबेशन का लाभ दिया है, उसकी भी अपील की जाएगी। मैं मनोज आहूजा हूँ। उप डाकघर नागोला में डाकपाल सूर्यभान सिंह का मंगलवार को शाम करीब 5 बजे केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, पत्रकार अनिल साहू, पत्रकार ओम प्रकाश व अन्य शामिल थे। पत्रकार अनिल साहू ने बताया कि पडांगा निवासी सूर्यभान सिंह को भारतीय डाक सेवा में लगभग 23 वर्ष हो गए। वो 23 वर्ष से भारतीय डाक सेवा में डाकपाल के पद पर सेवा दे रहे हैं। इस अवसर पर सूर्यभान सिंह को डाकपाल के रूप में सराहनीय सेवाओं को लेकर स्वागत किया गया है। डाकपाल सूर्यभान सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे नागोला में डाकपाल की भूमिका में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और डाक विभाग की सेवाओं को और भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करके डाक विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्वागत समापन के दौरान डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि डाकपाल सूर्यभान सिंह पूर्व में बांदनवाड़ा में भी अपनी उत्कृष्ट व सराहनीय सेवा दे चुके हैं। क्षेत्र की आम जनता को डाक सेवाओं के लिए डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाकघर बचत योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खोलना तथा अन्य बैंकों के खाते से डाकघर में निकासी की सुविधा प्रदान करवाई थी। आहूजा ने कहा कि बांदनवाड़ा में आज भी डाकपाल सूर्यभान सिंह की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली व सेवाओं को याद किया जाता है।
महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ राजस्थान द्वारा शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन की दिशा में भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताओं, उसके क्रियान्वयन की चुनौतियों और संभावनाओं पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के प्रमुख वक्ताओं ने शिक्षा नीति को केवल एक सुधार नहीं, बल्कि सभ्यता स्तर के पुनर्जागरण के रूप में प्रस्तुत किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का सुधार के स्थान पर पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पहली बार शिक्षा नीति के केंद्र में राष्ट्र की संकल्पना को स्थान मिला है। नीति का उद्देश्य युवाओं के माध्यम से राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करना है। यह नीति स्थायी नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुरूप निरंतर संशोधन और समय के साथ अनुकूलन का प्रावधान रखती है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसी पहले छात्रों को तकनीकी युग की चुनौतियों, विशेषकर आय का सामना करने हेतु सशक्त बनाने के लिए है। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि मानवीय विकास की गति बहुत धीमी रही है, जिससे हमारे पूर्वाग्रह व मानसिकता माइंडसेट तेज बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। शिक्षा तंत्र से जुड़े सभी लोगों को सतर्क और उदार बने रहना होगा। उन्होंने बताया कि 1986 की नीति समयानुकूल थी, किंतु वह तकनीकी व्यवधानों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। इसके विपरीत NEP 2020 एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, जो निरंतर समीक्षा व परिवर्तन की आवश्यकता को मान्यता देता है। नीति का उद्देश्य भारतीयता पर गर्व करने वाला, ज्ञान प्रज्ञा सत्य से संपन्न युवा तैयार करना है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान हो सके। आय के कारण कई दोहराव वाले कार्य समाप्त हो रहे हैं और अब केवल 2% सरकारी नौकरी में ही पारंपरिक तैयारी चल रही है। शेष 98% युवाओं को लचीलापन, एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स सीखने होंगे। अब आवश्यकता है कि शिक्षा जगत के सभी सदस्य रीस्किल, रीलर्न और रिन्यू के सिद्धांत को आत्मसात करें तथा हाउ टू लर्न की क्षमता विकसित करें। शिक्षा, ज्ञान, तकनीक और रोजगार के बदलते परिदृश्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सतत जागरूकता जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिक्षाविद हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सर्वप्रथम मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क का डीकोलोनाइजेशन करना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में शिक्षा की वर्तमान प्रवृत्तियां लॉर्ड मैकॉले की 1835 में प्रस्तुत पाश्चात्य प्रधान शिक्षा प्रणाली का परिणाम है। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के अपने ज्ञान, ग्रंथों और परंपरा को हीन दृष्टि से देखना सिखाया, जबकि भारतीय शास्त्रों में बिना दूरबीन के भी पृथ्वी के गोलाकार, ब्रह्मांड की संरचना, नासदीय सूक्त और वैज्ञानिक अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है, जिसे औपनिवेशिक दुष्प्रचार के चलते दबा दिया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर तक पाठ्यक्रम में समग्र और तर्कसंगत तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में आत्मजागरण और आत्मगौरव उत्पन्न हो। साथ ही इस भारतीयता को गतिशील रखकर निरंतर विकास के सिद्धांत का पालन हो। वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, इन शास्त्रों से लेकर प्रायोगिक विज्ञान और गणित, खगोल में योगदानकर्ता प्राचीन वैज्ञानिकों के कार्यों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर ABRSM के प्रदेश अध्यक्ष प्रो मनोज कुमार बहरवाल ने बताया कि ABRSM का मुख्य प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि NEP भारतीय ज्ञान परंपरा पर टिकी हुई हो। इसका उद्देश्य हमारे भारत का जो स्वदेशी का सत्व है, उसको कैसे वापस स्थापित किया जाए। संक्रमण काल के दौर में वामपंथियों के माध्यम से भारत की जो मूल पहचान को किन किन प्रयासों से किन किन से समाप्त करने की कोशिश की जाती है। इसके विपरीत ABRSM एक ऐसी शिक्षा नीति का समर्थन करता है जो शिक्षा नीति हमारे भारत की हो, उसमें भारत का तत्व हो, उसमें भारत के दर्शन हो। कार्यक्रम में आभार ज्ञापन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन ABRSM इकाई सचिव प्रोफेसर अरविंद पारीक ने किया। इस अवसर पर प्रबंध बोर्ड सदस्य प्रोफेसर अनिल दादीच एवं प्रोफेसर ऋतु माथुर, विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रोफेसर सुभाष चंद्र, प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, प्रोफेसर रीटा मेहरा, प्रोफेसर शिव प्रसाद, UGC दयानंद चेयर प्रोफेसर न। कस्बे के लालवानी परिवार की बहू भारती के दुखद निधन से कस्बे के सिंधी समाज में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। समाजसेवी कमलेश लालवानी की धर्मपत्नी भारती देवी का स्वर्गवास होने पर उनका अंतिम संस्कार कस्बे के मौशधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
स्वर्गीय भारती देवी व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्र कमलेश लालवानी के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय भारती देवी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में योग्य इंसान बनाया है। स्वर्गीय भारती देवी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके तीनों पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। लालवानी के निवास स्थान पर स्वर्गीय भारती देवी के देवलोक गमन से ही बैठक चल रही है, जहां उनके परिवार के सदस्य व मित्र पहुंचकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दे रहे हैं। मंगलवार को लालवानी के निवास स्थान पर स्वर्गीय भारती देवी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर स्वर्गीय भारती देवी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। लालवानी परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं किशनगढ़ के सिंधी पंडित ईश्वर शर्मा ने दिवंगत आत्मा को शांति के लिए भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा विधि विधान के साथ पूजा करके पगड़ी दस्तूर किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया, समाजसेवी कमलेश की मम्मी और दिवंगत आत्मा की सासू मां विशनी देवी भी पिछले 5 महीनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर घर पर इलाजरत हैं और अब ये दुखद घटना होने से लालवानी परिवार को काफी गहरा शोक लगा है। सिंधी समाज के पंडित ईश्वर शर्मा ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिलवाने के बाद समाज बंधुओं की उपस्थिति में लालवानी परिवार के सभी 7 प्रतिष्ठान विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके खुलवाए। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मामले में हो रही सुनवाई के दौरान बेंच की टिप्पणी पर राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, संभव है कि सच्चा भारतीय ये भी कहेगा कि 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और उनकी मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारे सैनिकों को मार रही है। राहुल गांधी के इस बयान पर मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस केस में 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। भले ही बेंच ने राहुल गांधी को राहत दी है, लेकिन उनके बयान को लेकर नसीहत भी दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को यदि कोई सवाल पूछना ही था तो संसद में अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट करनी है। इसके अलावा सेना को लेकर विवादित टिप्पणी पर कहा कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा। यही नहीं, बेंच की इस टिप्पणी पर राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, संभव है कि सच्चा भारतीय ये भी कहेगा कि 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और उनकी मौत हो गई। ये चिंता की बात है। दरअसल बेंच में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नसीहत देते हुए कहा था, आपने सोशल मीडिया पर ही बात क्यों रखी, संसद में क्यों नहीं कहा? आपको कैसे जानकारी मिली कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है? इसके लिए क्या विश्वसनीय स्रोत था? क्या सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं करेगा? जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? आपने संसद में सवाल क्यों नहीं पूछा? भी बात की। बेंच ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। दरअसल 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई थी। इसी को लेकर 16 दिसंबर को राहुल गांधी का बयान आया था और उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। इसी बात पर सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने वकील विवेक तिवारी के माध्यम से मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा द्वारा करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी को पेश होने के निर्देश जारी किए। उस आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। उच्च न्यायालय में भी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी को उच्चतम न्यायालय से राहत तो मिल गई, लेकिन नसीहत भी दी गई है। कॉलेज छात्रा को मनरेगा का श्रमिक बताकर फर्जीवाड़ा करने और भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी पैसे हड़पने के मामले में केकड़ी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टांकावास सरपंच व सेक्रेटरी सहित 3 जनों के खिलाफ सावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
परिवादी देवखेड़ी निवासी सुल्तान सिंह ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि ग्राम पंचायत टाकावास के सरपंच विजय प्रताप सिंह सहित सेक्रेटरी व विकास अधिकारी द्वारा मिलीभगत करके बिना किसी की उपस्थिति, बिना भौतिक सत्यापन तथा बिना सशरीर उपस्थिति के बावजूद अपने फायदे की गरज से कागजों में हेरफेर करके कॉलेज छात्रा को बतौर मेट बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति में नाम दर्ज कर काम लिया जा रहा है तथा उसकी उपस्थिति की सैलरी टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह, पूर्व सेक्रेटरी विजय बहादुर सिंह व वर्तमान विकास अधिकारी सावर उपयोग कर रहे हैं। परिवाद में बताया कि वह सलोनी पुत्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी देवखेड़ी बी.ए. फाइनल स्टूडेंट है तथा वर्ष 2024 में सलोनी ने रेगुलर अध्ययन करके गवर्नमेंट कॉलेज केकेडी से बी.ए. पार्ट तृतीय वर्ष का एग्जाम दिनांक 21 मई 2024 से 29 जून 2024 तक उपस्थित होकर दिया। इसी दौरान छात्रा सलोनी दिनांक 26 मई 2024 से 10 जून 2024 तक बतौर मेट कार्यरत थी तथा मास्टर रोल पर उसके अनवरत रूप से दस्तखत है। सलोनी अनवरत रूप से विगत 2 साल से मेट के पद पर फर्जी तरीके से कार्यरत है। एक तरफ कॉलेज की रेगुलर छात्रा है, दूसरी तरफ मेट का किरदार निभा रही है। छात्रा की कॉलेज और मनरेगा दोनों तरफ उपस्थिति दर्ज है, जो कि ग्राम पंचायत टाकावास के अन्य अधिकारियों की मिलीभगती किया जा रहा है। छात्रा सलोनी के नाम खाली नाडी की आव पर मिट्टी कार्य देवखेड़ी मस्टरोल है। उस पर जो फोटो अपलोड की है उसमें भी जिस महिला का छायाचित्र है वह हेमा कंवर लोधा पत्नी शिवराज लोधा निवासी टाकावास का है। नाम किसी का है, फोटो अन्य की है। हेमा कंवर व उसका पति दोनों ही मेट है, परंतु अटेंडेंस रजिस्टर में जिस मोनिका पुत्री शिवराज का नाम जो दर्शाया है असल में फर्जी तरीके से नाम अंकन किया है। मोनिका नाम की कोई मजदूर उक्त मास्टर रोल में नहीं है। उसकी जगह हेमा कंवर ने मोनिका दर्शाते हुए स्वयं का छायाचित्र अपलोड करवाया। फर्जी तरीके से हेमा कंवर स्वयं मोनिका बनकर जरिए छायाचित्र मास्टर रोल में दर्ज है। ग्राम पंचायत टाकावास विकास अधिकारी जानबूझकर यह जानते हुए कि समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है, इसके बावजूद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छलकपट, फर्जी एंट्री, फर्जी फोटोग्राम, बेईमानी पूर्वक कार्यवाही करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। एडवोकेट सलीम गौरी, एडवोकेट शिवलाल धाकड़ व एडवोकेट सलीम रंगरेज के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा इस्तगासा संबंधित थानाधिकारी सावर को प्रेषित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्रदान किए।